हेलो फ्रेंड्स। मैं आज एक क्वेश्चन के साथ आप सभी के सामने आया हूँ और ये मेरा क्वेश्चन नहीं, ये हर उस एस्पिरेंट का क्वेश्चन है जो किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करता है, उसके लिए पूरी प्लानिंग करता है, प्रिपरेशन करता है और एग्ज़ाम देने से पहले तक कई बार उसके दिमाग में ये क्वेश्चन होता है। एक्चुअली क्वेश्चन उस एग्ज़ाम के पहले नहीं, ये बहुत पहले शुरू हो चुका होता है जब वो उस एग्ज़ाम को सोच रहा होता है कि मुझे देना है नहीं देना। वो जब प्रिपरेशन करता है तब भी उसके दिमाग में ये क्वेश्चन होता है और कई लोगों के एग्ज़ाम से पहले भी, यार काश मुझे 1 दिन मिल जाता, 2 दिन मिल जाता, थोड़ा सा टाइम मुझे मिल जाता। तो क्वेश्चन ये है, एम आई रेडी? क्या मैं तैयार हूँ इसके लिए? और मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे गेट एग्ज़ाम के लिए। तो ये क्वेश्चन है, एम आई रेडी फॉर गेट? एक्चुअली ये क्वेश्चन अपने आप में एक क्वेश्चन नहीं, ये कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं उनके आंसर, उन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन निकल के आता है हमारे पास, उनके ऊपर बेस्ड है। अगर उनके आंसर्स, उन क्वेश्चन के आंसर्स हमें मिल जाएं तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमें इसका जवाब देखने में, ढूंढने में। और मेरे ख्याल में हर एस्पिरेंट का ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो इस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर ढूंढे। अगर वो ढूंढ पाता है सही टाइम पर तो वो एग्ज़ाम क्रैक करना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि केवल कोई एग्ज़ाम उसको पढ़ने से नहीं निकलता, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी स्ट्रैटेजी, ये सभी बहुत ज़रूरी हैं। तो देखते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमें हेल्प करेंगे ये ढूंढने के लिए कि हम तैयार हैं या नहीं। साथ में देखते हैं, एम आई रेडी फॉर गेट? तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछा भी है, सर माई बी टेक परसेंटेज इज़ वेरी लो, शुड आई प्रिपेयर फॉर गेट और नॉट? मैं बहुत कम परसेंटेज पर हूँ, 61 ही है, 60% है, बहुत कम परसेंटेज है सर। मेरे इतने फ्रेंड्स हैं जिनकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी है, 74 है, मैं क्लास में बहुत पीछे था, तो मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं चाहिए, इसका क्या जवाब? देखिए सर, मैं आपको एक बात कहूँगा, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप प्रिपरेशन करने के लिए एलिजिबल हैं। सीधी सी बात है, किसी भी एग्ज़ाम में। गेट की हम बात करें तो मैक्सिमम पीएसयू जो अंडर आपकी जो पीएसयूज हैं उनका क्राइटेरिया 60% होता है अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए, और बाकी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए वो परसेंटेज मेंशन करते हैं। तो आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया है, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं देन यू शुड टेक द चांस, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो काफ़ी लो परसेंटेज होने के बाद भी एग्जाम्स को क्लियर कर देते हैं। सेम क्वेश्चन के साथ, बिकॉज माई बी टेक परसेंटेज नियरली अराउंड 60.58, आप सोच सकते हैं मैंने फिर भी सोचा। और सेम क्वेश्चन के साथ मैं अपने एक फ्रेंड के पास गया कई साल पहले, मैंने उससे यही क्वेश्चन पूछा, यार शुड आई प्रिपेयर फॉर गेट और नॉट? उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया, यार अपन लोगों के कॉन्सेप्ट्स नहीं है, मैं मानता हूँ हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने प्रिपरेशन नहीं करी, पर हमारे ऐसे गलत कॉन्सेप्ट भी नहीं बने हैं जो कई बच्चे बिल्कुल रट रट के बना लेते हैं। हमारे वैसे कॉन्सेप्ट भी नहीं हैं। अगर हम प्रिपरेशन करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे बेसिक्स, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो आप इसके लिए क्या करें, जो भी सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर कराएंगे या आप प्रिपरेशन जहाँ से भी करते हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आप टच करिए। सब्जेक्ट आपको हिट करेगा और आपके लिए कोई मैटर नहीं करेगा कि आपकी 60% है, 75% है, आप 60% के बावजूद भी उन बच्चों को पीछे कर सकते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है, कई बार हुआ है ऐसा। कॉन्सेप्ट जरूरी है, क्योंकि जो हम एग्ज़ाम यूनिवर्सिटीज़ में देते हैं उनमें आप कितना लिखते हो वो भी मैटर करता है। यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट काम आने वाला है इस एग्ज़ाम के अंदर आपका, ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यही है, राइट। और ऐसे कुछ एग्ज़ाम हैं जो स्टेट पीएससी के होते हैं, उनमें परसेंटेज क्राइटेरिया बहुत कम होता है, बस पासिंग मार्क्स अगर आपके हैं तो आप वो भी दे सकते हो। यूपीएससी के एग्ज़ाम भी ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें आपका परसेंटेज कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस आप पास होने चाहिए, राइट। तो मैं मानता हूँ आप इस पर बिल्कुल नहीं सोचें ज़्यादा और आप तैयारी करें अगर आप एलिजिबल हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट, सर मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए? हाउ मैनी आवर्स अ डे शुड आई स्टडी? बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। इसका रीज़न क्या है, सब बच्चे अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं। कैसे? जाते हैं शाम को बैठते हैं, कोई बच्चा बोलता है मैं तो 14 घंटे पढ़ता हूँ, 12 घंटे पढ़ता हूँ। अब आप सोचते हो मैं तो 5 घंटे पढ़ता हूँ, और ये सोच के आप डिप्रेशन में चले जाते हो या गिव अप कर देते हो। मैक्सिमम बच्चों के साथ ही दिक्कत होती है। और फिर हमेशा इसी में लगे रहते हैं, यार कैसे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, है ना। इस पर एक वीडियो सीरीज में भी बताया गया था इसके बारे में कि भाई आप बस बैठो पढ़ो। देखो, मैं इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और मैं आपसे सबसे पहले कहूँगा ये क्वेश्चन अपने आप में गलत है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अब आप सोचेंगे क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, सोचिए।
सपोज मैंने अपने एक बच्चे को क्वेश्चन दिया क्लास में करने के लिए, सेम क्वेश्चन इज सॉल्व बाय टू डिफरेंट स्टूडेंट। एक क्वेश्चन एक बंदे ने सॉल्व किया 5 मिनट्स में, दूसरे बच्चे ने सॉल्व किया 3 मिनट्स में, तो आप किसको अप्रिशिएट करोगे? अगर कॉन्सेप्ट दोनों सही लगा है, किसको अप्रिशिएट करोगे? ऑब्वियसली जिसने 3 मिनट्स में सॉल्व किया है। या आप ये बोलोगे कि भाई वो तो 5 घंटे तक पढ़ रहा था और ये 3 घंटे तक पढ़ रहा था, ऐसा नहीं है ना। तो कंटेंट वॉज इंपॉर्टेंट, कंटेंट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, कि आपने क्या कवर करना था, आपने उसको कितने टाइम में कवर किया। अब इस कॉन्सेप्ट में हम चलते हैं। मैंने कहा सर पूरा सिलेबस है, आपने कोई भी एग्जाम टारगेट किया उसका एक सिलेबस है, उस सिलेबस को डिवाइड कीजिए, आपके पास कितने मंथ्स बचे हुए हैं, उसमें अपना 1-2 महीना रिजर्व रखिए जिसमें आप थोड़ा रिवीजन भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। तो वो आप रिजर्व रख दीजिए टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए। तो बाकी जो मंथ्स आप निकल के आते हैं उन मंथ्स को डिवाइड कर दीजिए सिलेबस के हिसाब से। तो टाइम स्पेन में आपने सिलेबस को डिवाइड कर दिया, आपका हर दिन का एक टारगेट निकल के आ जाएगा, सर इतना कंटेंट इतना सिलेबस मुझे पर डे कवर करना है। अब ये सिलेबस मेरा कवर होता है नहीं होता है, ये मेरा क्राइटेरिया। वो क्वेश्चन होता है नहीं होता 2 मिनट में 3 मिनट में, वो वाली बात है। तो उतना सिलेबस मैंने एक दिन में कवर किया या नहीं किया वो इंपॉर्टेंट है, ना कि ये इंपॉर्टेंट है कि मैं उसे कितने आवर्स में करता हूँ। अगर मैंने 5 आवर्स में किया, 7 आवर्स में किया, अपने आप को एंजॉय, मतलब आप फ्री छोड़ दीजिए, एंजॉय कीजिए, दिमाग पर बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, अपने रूटीन काम कीजिए, राइट। आप पे टाइम ज़्यादा बचता है तो आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लगा सकते हो, उसमें फ़ायदा है आपको। अगर आपको 12 घंटे लगते हैं तो आप 12 घंटे कीजिए, सर हमारा जो टारगेट था वो पूरा होना चाहिए। अगर आपको 14 आवर्स लगते हैं तो 14 आवर्स लगे, सीधी बात ये, पढ़ते रहिए जब तक नहीं होता है तो वो टारगेट्स जो कंटेंट के हैं वो अचीव करना इंपॉर्टेंट है, ना कि टाइम स्पेन। तो वो कंपैरिजन मैं आपको बता चुका हूँ, बिल्कुल गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, राइट। तो आज के बाद कभी मत पूछिएगा कितने आवर्स पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर मुझे सेपरेट फिर नोट्स लिखने चाहिए नहीं लिखने चाहिए? देखो बहुत गलत है ये। पहले तो टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इतना टाइम है किल करने के लिए कि आप पहले जाके क्लास में लिखोगे नोट्स रफ वाले, फिर जाके घर पे फेयर करोगे। इतना टाइम आप खराब कर रहे हो, उस टाइम को तो आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते थे। पहला टाइम का नुकसान। सेकंड पॉइंट जो आपको बताना हूँ, सबसे बड़ा पॉइंट वही है जो आपके साथ नुकसान होता है, क्योंकि आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा टीचर ने कुछ पढ़ाया, आपने अच्छे से किया, फिर आपने अच्छे घर नोट्स बनाए, फिर आप एग्जाम देने गए, मालूम चला आप बिल्कुल वहाँ जाके भूल गए, ब्लैंक हो गए कि क्या मैंने पढ़ा था। या आपने ऐसी सी मिस्टेक करी जिनको आप घर आके बोलते हो यार मैं तो सिली मिस्टेक कर दी, अदरवाइज मुझे इसका क्वेश्चन पता था, ये कॉन्सेप्ट पता था, सर ने मुझसे क्लास में बताया था। उसको रिवर्स इंजीनियरिंग लगा के देखो गलती कहाँ हुई। हुआ क्या, आपने सॉल्यूशन क्लास से मेरा उतार लिया, अपने को काटा अपनी कॉपी के अंदर, अगर आप उसको नहीं कर पाए घर जाके फेयर कर दिया, जब रिवीजन करा तो फेयर कॉपी से करा, रफ कॉपी को कचरे में पटक दिया। अब आप समझ रहे हो कि वो जो किया है वो आपने किया, वो आपने नहीं, वो हमने किया, आपके टीचर्स ने किया। तो आपका कॉन्सेप्ट कहाँ बिल्डअप हुआ? नहीं हुआ ना। अब क्या होगा, आप उसी की तरह से बढ़ते बढ़ते पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस को ऐसे हाइड कर दोगे और जा करके पेपर देने पहुंच जाओगे। अगर आप ये चीज़ स्किप कर रहे हो तो आप ये भूल जाओगे ट्रैक करना कि आपका माइंड किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए किस डायरेक्शन में जाता है। गलती वहीं हो गई। वो कॉपी जो आप बनाते हो अपनी रफ और फेयर वो एक ही होनी चाहिए, आपको आपकी गलतियाँ दिखनी चाहिए। अगर मैंने क्वेश्चन दिया, आपने गलत किया, वो दिखना चाहिए, और देख करके आपने फिर जब सही करके उसको लिखा तो जब आप रिवाइज करोगे आपको दिखेगा दिमाग किस डायरेक्शन में जा रहा था, सर कहाँ लेके आए, कॉन्सेप्ट कहाँ गलत था। तो हमेशा वही काम आने वाला है। कभी भी आप लोग ये रफ और फेयर के चक्कर में नहीं पढ़ने वाले हैं, राइट। इस पर आपने काम कर लिया, कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड हो जाएंगे आपके। क्लियर? अच्छी कॉपी बनाइए आप जो भी है, और क्लास में ही नोट्स लिखिए। क्लास के नोट्स ही आपके काम आने वाले हैं। आप ये PDF वगैरह मंगाते हैं या फिर किसी से नोट्स लेते हैं, किसी और के नोट्स जेरॉक्स कराते हैं, वो बिल्कुल काम नहीं आएंगे कंपटीशन में। और कंपटीशन में एक और बात मान लीजिए, एक रात पहले पढ़ोगे, मैं कहता हूँ 15 दिन पहले पढ़ोगे, वो भी काम नहीं आएगा, वो केवल कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में। तो आप पूरी साल कैसा पढ़ते हो, पूरे टाइम में आप जो आपको मिला था उसमें आप कैसा पढ़ते हो, आप कैसा रिवीजन करते हो, वही काम आने वाला है उस एग्जाम के अंदर। आपकी 50% पूरा सब्जेक्ट की नॉलेज और 50% आपकी स्ट्रैटेजी, वो आपने कैसे प्लानिंग की है। तो स्मार्ट वर्क हमेशा हार्ड वर्क को मैं कहता हूँ आगे लेके जाएगा। अदरवाइज आप हार्ड वर्क करते रहिए, आप उस हार्ड वर्क को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ड वर्क के साथ साथ। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ आपका इंपॉर्टेंट फिलहाल, जैसे कि सर जो सब्जेक्ट मेरे निकल गए उनको मैं कैसे कवर करूँ, बैकलॉग सब्जेक्ट मैंने कहा। तो कोई बात नहीं, जो करंट में सब्जेक्ट क्लास में चल रहा है आप उसको लीजिए, अनटिल अनलेस उसका कोई प्री रिक्विसाइट नहीं है। फॉर एग्जांपल मशीन डिजाइन पढ़ना चाहते हो पर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं पढ़ा, मैकेनिकल सिविल के बच्चे समझते हैं,
तो आप नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली आपको पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। तो जो बेसिक सब्जेक्ट है वो पहले पढ़े जाएंगे, तो जितने आपके बेसिक सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के होते हैं ऑब्वियसली वो पहले पढ़े जाते हैं, राइट। तो आप उन सारे सब्जेक्ट में अगर कहीं भी कोई सब्जेक्ट चालू होता है आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर वो सब्जेक्ट आगे का है, एप्लीकेशन पार्ट का है, तो आपको उसका बेस जहाँ से है वो सब्जेक्ट आपको तैयार करना पड़ेगा। ये तो आपका बैकलॉग पढ़ने का। रिवीजन देखिए, रिवीजन को हम लोग सोचते हैं क्या, सिलेबस खत्म करो उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करो, फिर हम रिवीजन करने आते हैं, मालूम चला हम जो कॉपी में क्या पढ़े थे, क्लास में क्या पढ़े सब भूल चुके हैं, भूलने के बाद रिवीजन करने बैठे हैं, मालूम चला रिवीजन में टाइम ज़्यादा लगा, डिप्रेशन आया, छोड़ ही पड़े। तो आप रिवीजन गलत तरीके से कर रहे हैं अगर ऐसा आप करते हैं। रिवीजन करने का सही तरीका और सटीक तरीका क्या है वो समझिए। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आप जैसे पहली क्लास में गए, आपने क्लास में ली, आपके घर पे आए, आपने उसको जल्दी से पढ़ा, पढ़ने के बाद नोट्स तो क्लास में बना लिए, पढ़ा, पढ़ने के बाद अगर कुछ अच्छा पॉइंट लगता है, कोई आपको लगता है फॉर्मूला भी आया है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, उसको एक सेपरेट कॉपी ली, उसका नाम हम शॉर्ट हैंडबुक रखेंगे, शॉर्ट नोट्स बुक रखेंगे, उसमें वो पॉइंट उस चैप्टर के साथ डाल दिया सब्जेक्ट में। अब आप दूसरे लेक्चर में गए, आपने अगले दिन पहली क्लास का रिवीजन किया हुआ है तो आपको काम करेगा। दूसरी क्लास में गए, वापस से आपने क्लास में पढ़ा, घर आके रिवीजन करा, इस बार रिवीजन पहले लेक्चर का भी होगा, दूसरे लेक्चर भी का भी होगा, और वापस से आप दूसरे लेक्चर के पॉइंट वहाँ पे लिख देंगे। कोई छूट गया पहले का तो वो भी लिख देंगे, राइट। कई बार आपको दूसरे लेक्चर में पता चलता है कि पहले लेक्चर में क्या लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब आप थर्ड लेक्चर में गए हो, अब वापस से फर्स्ट लेक्चर का रिवीजन करो। रिवीजन करने के लिए आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, पहले दिन ज़्यादा लगता है, दूसरे दिन आप देखोगे अच्छा जल्दी पढ़ने पलट दोगे क्योंकि आपके 2 रिवीजन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो पहले अगर आपने रिवीजन 15 मिनट में किया था तो आप तीसरे लेक्चर में हो, आपको 5 मिनट लगने वाले हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपने शॉर्ट हैंडबुक में लिखे हुए हैं। आप मान लीजिए 10th लेक्चर में हैं तो वैसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबके लेक्चर बन चुके हैं, शॉर्ट हैंडबुक में वो सब लिखे हुए हैं पॉइंट, वहाँ से पढ़ के भी रिवीजन हो जाएगा, और जो रिसेंट वाले हैं आप करते जाएंगे। इसका मतलब 10th लेक्चर में आप फर्स्ट लेक्चर के 9th रिवीजन कर चुके हैं। सपोज 40 लेक्चर्स हैं आपके उस पूरे सब्जेक्ट में, तो आप लास्ट वाले लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर के 39 रिवीजन कर चुके हैं, सेकंड लेक्चर के 38 रिवीजन कर चुके हैं। अब आप सोचिए सब्जेक्ट में कितने मल्टीपल टाइम रिवीजन हो चुके हैं, और कुछ ज़्यादा टाइम लगाना नहीं पड़ता उन रिवीजन्स में बीच में। अब आप उस क्वेश्चन के सब्जेक्ट के रैंडम क्वेश्चन उठा के लगा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस वो जो फॉर्मूला बैंक है, शॉर्ट हैंडबुक बनाइए, वहाँ से उठा के कर दो आप काम। आपने ज़्यादा पूरा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं। आपके जो नोट्स हैं वो केवल रेफरेंस पॉइंट के लिए काम आते हैं। आपको रेफरेंस देखना है तो अपने नोट्स में जाइए, अदरवाइज वो शॉर्ट हैंडबुक आपकी काम आएगी। और मैं कहता हूँ आप क्लास में भी कनेक्ट कर पाओगे, क्लास में सर ने क्या बोला था, अगर आप ये रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो तो वही काम आने वाली है। अब वहाँ से निकले, सेकंड सब्जेक्ट आपने उठाया, सेकंड सब्जेक्ट में सेम फर्स्ट सब्जेक्ट वाली स्ट्रेटजी, और अब फर्स्ट सब्जेक्ट की आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, उस पूरे शॉर्ट नोट्स को पलटोगे, पूरा सब्जेक्ट 4 से 5 पेज में आ जाएगा अगर आप वो शॉर्ट हैंडबुक का कॉन्सेप्ट समझे हैं तो। 4-5 पेज में जैसे ही वो सब्जेक्ट आया, फेरने में 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे, पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन। आप सेकंड सब्जेक्ट को भी चला रहे हैं, फर्स्ट का रिवीजन भी कर रहे हैं, देखो आप पहले तो रिवीजन कर चुके हो, फिर से रिवीजन चल रहा है। साथ में अब एक स्टार्ट करो, हर यूनिट का एक क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। इतना टाइम मिलता है, आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसका रिवीजन रोज करते ही हो आकर के घर पे, और उसके लिए टाइम निकालो, जो पहला सब्जेक्ट पढ़ चुके हो उसके कुछ क्वेश्चन आप एक यूनिट के रैंडम लगाना स्टार्ट करो। अब इधर आप सेकंड सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फर्स्ट के यूनिट के क्वेश्चन लगाए जा रहे हो, फर्स्ट यूनिट आप फर्स्ट सब्जेक्ट को लगा दिया, आपने तैयार कर दिया, सेकंड सब्जेक्ट साथ में रिवीजन तैयार हो गया। अब आप थर्ड सब्जेक्ट में कूदो, वही वाली स्ट्रैटेजी, उसके भी शॉर्ट हैंड बुक जा चुके हैं, शॉर्ट हैंड में फॉर्मूले जा चुके हैं, दूसरे सब्जेक्ट के भी। अब इसके फॉर्मूले, दूसरे के सब्जेक्ट के फॉर्मूले, इनसे आप रैंडम क्वेश्चन उठाना स्टार्ट करो सेकंड वाले सब्जेक्ट के भी, और वही अब दोनों को मिक्सिंग स्टार्ट करो, कुछ इसके करे, कुछ इसके सॉल्व करे, एक दिन इसके सॉल्व करे, एक दिन इसके सॉल्व करे। तो आपका रोटेशन बना रहना चाहिए। आप पढ़ रहे हो थर्ड सब्जेक्ट, फर्स्ट और 2 के क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हो, और वो अपनी फॉर्मूला बैंक देख रहे हो शॉर्ट हैंड, काम खत्म। आप कनेक्ट हो, आप भूलोगे नहीं सब्जेक्ट को। करते 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 जब आप 10वें सब्जेक्ट में, तो आप कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दो, मतलब अब आपने 3 सब्जेक्ट को भी चूज कर लिए, उनके रैंडम क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन लगते हैं, फंसते हैं, फॉर्मूला बैंक नहीं, तब जाके रेफरेंस, ये तरीका बना के रखो। सब कुछ लूप में चलाते रखो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही पढ़ना है सब भूल जाओ, फिर प्रोडक्शन में वो बड़ा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो महीने भर क्लास में चल रहा है, वो सब्जेक्ट भूल गए, ऐसा कभी नहीं होता। आप रैंडम क्वेश्चन करते रहो और दिक्कत देखते रहो। ये रोज आपका क्लोज लूप वाला सिस्टम है, काम करना है रोज। क्लियर? आपके टारगेट अपना सेट हो रहे हैं, देखो आपको आवर्स गिनने की जरूरत नहीं है, ये टारगेट सेट पूरे करते चलो, आप आवर्स अपने आप आपकी बढ़ते जाएंगे, सेटिंग आवर्स बढ़ते जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। पर आप उन घंटों में क्या करते हो, इंपॉर्टेंट वो है, वो समय में आप करते क्या हो। केवल बैठने से काम नहीं होता है, टारगेट सेट होने चाहिए। ऐसे करते करते आपके सारे रिवीजन हो गए। अब आप फुल सिलेबस के लिए ओपन हो, आप फुल सिलेबस की टेस्ट सीरीज दे सकते हो, आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज दे सकते हो। सब्जेक्ट वाइज तो आप पहले भी कर सकते थे, जैसे आपने फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्लीट किया, सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट हुए वो सारे लगा दिए, राइट।
कुछ कुछ टेस्ट बचा के रखो। हालांकि ये टेस्ट पेपर कैसे देने हैं, टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करनी है, इसके लिए मैं वीडियोस और बनाऊंगा। ये पहला वीडियो है, सब कुछ कवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो केवल एक स्टेट ऑफ माइंड के लिए, एम आई रेडी और नॉट। तो ऐसे बहुत क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशन हमें टाइम बाय टाइम मिलते जाएंगे। हम आपको वो क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ, और वो सब आपको हेल्प करने वाले हैं। तो जिस तरह से आज मैंने रिवीजन के बारे में बात करी है, आपको परसेंटेज कैसे चिंता नहीं करनी है, आपको क्या क्या बात करनी है, अपने प्लानिंग कैसे करनी है, हमको वो सारी चीज़ें अपने रूटीन में डालनी है। तब जाकर के आप समझिए कि आप सही ट्रैक पे हैं और आपका आंसर आपको मिल रहा है। क्लियर? तो फिलहाल यही मैं आपको यही बोलूँगा आज के बाद कि अब आपको और भी ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ख़त्म नहीं होती, यहाँ पे शुरू होती हैं, तो हम ऐसे और वीडियोस लाते रहेंगे। इन वीडियोस के लिए मैं जो क्वेश्चंस उठाऊंगा वो कहाँ से लूँगा मैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेश्चंस डाल सकते हैं। मैं वहाँ से जो क्वेश्चंस लगेंगे अच्छे, वो क्वेश्चन वहाँ से पिक करूँगा, उनको यहाँ डिस्कस करूँगा, उनके लिए स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि क्या होना चाहिए, सोल्यूशन क्या होना चाहिए उनका, साथ में डिस्कस करेंगे। आप लोग मुझे ढूंढ भी सकते हैं, मेरे पेज पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, आप मुझे वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। बहुत बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, वहाँ भी लिखिए, मैं वहाँ से भी क्वेश्चंस पिक करूँगा। राइट? तो जहाँ चाहें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम अजय कुंतल है, मैंने आप देख सकते हैं प्रोफाइल। आई हैव डन माई मास्टर फ्रॉम IIT दिल्ली एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर एग्जाम्स लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट सिंस 2012. I have worked with R&D department IOCL as a research associate. I also worked at Commonwealth Games Place as project engineer. तो इंडस्ट्री और टीचिंग दोनों में काम किया है, तो इसका एक्सपीरियंस भी है जो मुझे काम आता है टीचिंग करने में कहीं ना कहीं। और मैंने आपको बताया कि ये जो वीडियो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये पहला वीडियो आया है, ऐसे बहुत वीडियो आएंगे, पर डिपेंड करेगा आप हमें कंटेंट उनके लिए देते हैं, आप वो क्वेश्चंस लेके आते हैं या नहीं। ठीक है सर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और लगता है कि आपको वीडियो वास्तव में हेल्पफुल है, तो आप इसको ज़रूर करके शेयर करेंगे सभी फ्रेंड के साथ, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।